दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज़ नंबर है 34। तो बात करेंगे इस 34 नंबर सीरीज़ की, और ये है कंप्यूटर की, जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 25 क्वेश्चन है। और आज के ये क्वेश्चन है ये मेमोरी, और ये मेमोरी पार्ट सेकंड के क्वेश्चन है। इससे पहले मेमोरी का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। ये मेमोरी पार्ट 2 है। ये यूपीपीसीएल, जेएमआरसी, पुलिस, पटवारी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल डिस्क का डाटा किसकी मदद से पढ़ा जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं जो ऑप्टिकल डिस्क होती है उसको हम किसकी सहायता से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के माध्यम से। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक डाटा को जो कि पढ़ सकते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो अब हम बात कर रहे हैं सीडी रोम, और ये जो उदाहरण है यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्टिकल मेमोरी है। सीडी रोम है, ये एक ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन थर्ड में सीडी रोम निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो हम बात कर रहे हैं जो सीडी रोम है ये किसकी श्रेणी में आती है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, नॉन इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। सीडी रोम है ये नॉन इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क है, इसमें डाटा को इरेज नहीं किया जा सकता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में सीडी रोम के बारे में निम्न में से कौन सी बात सत्य है। जो बात सीडी रोम के बारे में सही है वो कौन सी है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, सीडी रोम की अनुकृति बड़े पैमाने पर जल्द की जानी संभव है। कि जो सीडी रोम है इसके हम डुप्लीकेशन यानी डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में वोरम एक प्रकार की ऑप्टिकल मेमोरी है, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो बात कर रहे हैं वोरम की, और ये एक ऑप्टिकल मेमोरी है, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वोरल का पूर्ण रूप क्या है। और यहाँ पे जो वोरम का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए, राइट वंस रीड मेमोरी। राइट वंस रीड मेमोरी एक बार लिख करके पढ़ने योग्य मेमोरी है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में वर्म भी सीडी की श्रेणी में आता है, इसकी क्या विशेषता है। किस विशेषता के कारण जो वर्म है ये सीडी की श्रेणी में आता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी, इस पर एक बार लिखना संभव है। ये वर्म है ये सीडी की श्रेणी में इस प्रकार से आता है क्योंकि इसमें केवल एक बार ही डाटा राइट किया जाता है। क्योंकि एक बार डाटा राइट करने की वजह से ये सीडी की श्रेणी में आता है, और सीडी भी एक बार जो कि राइटेबल होती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7, वर्म पर किसकी मदद से लिखना संभव है। अब हम बात कर रहे हैं वर्म पर लिखने की, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए, सामान्य तीव्रता वाली लेजर किरणों से लिखा जा सकता है। तो वर्म पर सामान्यतः तीव्रता वाली लेजर किरणों से लिखा जा सकता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। अभी सबसे आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है। तो हम बात कर रहे हैं वर्तमान में जो ऑप्टिकल डिस्क चल रही है वो कौन सी है। और हमारा ऑप्शन बी, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क है। ये इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क है जो आधुनिक समय में चल रही है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9।
क्वेश्चन 9 में इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क किस तकनीकी पर काम करती है? तो बात कर रहे हैं जो इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क है ये किस तकनीकी पे काम करती है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी मैग्नेटो ऑप्टिकल सिस्टम। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क है ये मैग्नेटो ऑप्टिकल सिस्टम पर कार्य करती है। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या है? तो अब हम बात कर रहे हैं जो इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क है उसकी विशेषता क्या है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी, इस पर एक बार मिटाकर बार बार लिखना संभव है। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क है इसकी विशेषता है कि इस पर लिख करके बार बार ये रीराइटेबल होती है। ये रीराइटेबल होती है, एक बार लिखने के बाद में डाटा को इरेज करके पुनः लिखा जा सकता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो हाई स्पीड मेमोरी है उसको कहा जाता है, और ऑप्शन डी केस मेमोरी कहा जाता है। जो हाई स्पीड मेमोरी होती है उन्हें केस मेमोरी कहा जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में केस मेमोरी क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केस मेमोरी क्या है, और ऑप्शन ए सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में जो स्थित तीव्र मेमोरी होती है उसे केस मेमोरी कहा जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में केस मेमोरी याददाश्त में बहुत तेज होती है और ये आकार में। तो केस मेमोरी होती है वो याददाश्त में तो बहुत तेज होती है लेकिन आकार में ये छोटी होती है। केस मेमोरी है ये याददाश्त में तेज होने के साथ साथ में आकार में ये बहुत छोटी होती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। तो आइए हम क्वेश्चन को पहले रीड कर ले। क्वेश्चन 14, केस मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच किस तरह काम करती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो केस मेमोरी होती है ये तीव्र गति की और छोटी होती है, लेकिन ये सीपीयू और मेन मेमोरी में किस तरह कार्य करती है? और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है, आंसर ऑप्शन ए बम्फर की तरह कार्य करती है। ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में ये बम्फर की तरह कार्य करती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में बस क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बस क्या है, और हमारा आंसर ऑप्शन ए एक सर्किट है जो दो या अधिक उपकरणों के लिए संचार पथ प्रदान करता है। तो बात कर रहे हैं बस क्या है? बस एक ऐसा सिस्टम सर्किट है जो दो या दो से अधिक उपकरणों के लिए संचार पथ का कार्य करता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16, प्रोसेसर दूसरे उपकरणों से किसकी मदद से जुड़ा होता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो प्रोसेसर है वो दूसरी डिवाइस से किसकी सहायता से जुड़े होते हैं, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी बस। प्रोसेसर है वो दूसरे उपकरणों से बस से जुड़ा होता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17, बस तीन प्रकार के होते हैं तो उनके नाम बताइए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बस जो पोर्ट, ये जो सिस्टम डिवाइस से संबंधित होते हैं, तो ये बस डिवाइस है ये तीन प्रकार की होती है। और कौन कौन से प्रकार है तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। ये तीन बस होती है, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18, डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लेना है इसके लिए बस प्रयुक्त होती है। कौन सी बस प्रयुक्त होती है?
तो हम बात कर रहे हैं कि यदि हमें डाटा कहाँ भेजना है और कहाँ से प्राप्त करना है, तो इसके लिए जो बस प्रयुक्त होती है वो बस होती है ऑप्शन बी, एड्रेस बस। एड्रेस बस होती है वो हमें डाटा को भेजने और डाटा को प्राप्त करने का एड्रेस शो करती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के काम में समन्वय बिठाने के लिए सिग्नल भेजने या प्राप्त करने के लिए किस बस का प्रयुक्त करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं किसी भी सिग्नल को भेजना, इनपुट आउट डिवाइस, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में जो समन्वय बिठाना है, तालमेल बिठाना है, इसके लिए हम जिस बस का प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए डाटा बस कहलाती है। ये डाटा बस कहलाती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में मैग्नेटिक टेप में डाटा किस रूप में रिकॉर्ड होते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक टेप होती है जिसमें डाटा रिकॉर्ड होते हैं, तो ये किस रूप में होते हैं। और जो मैग्नेटिक टेप में डाटा रिकॉर्ड का रूप है, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पंदन के रूप में होते हैं। मैग्नेटिक टेप पे जो डाटा रिकॉर्ड होते हैं उसका रूप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पंदन के रूप में होता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में टेप पर ये स्पंदन किस रूप में मौजूद होते हैं। तो बात कर रहे हैं ये टेप पे जो स्पंदन मौजूद होते हैं, और ऑप्शन ए यहाँ पे आदर्श स्पॉट के रूप में। जो मैग्नेटिक टेप पर डाटा जो स्पंदन होते हैं वो आदर्श स्पॉट के रूप में होते हैं। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में डाटा किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं डाटा को प्राप्त करने का जो प्रकार है, तरीका है, वो किस प्रकार से है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए टेप पर मैग्नेटिक स्पॉट की पहचान करके डाटा को प्राप्त किया जा सकता है। जो मैग्नेटिक टेप होती है उस पर डेटा की जो स्पीड होती है उसको पहचानते हैं और डाटा प्राप्त किया जा सकता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। तो आइए पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन 23 में मैग्नेटिक टेप क्या होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक टेप की, और ये क्या होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ए मैग्नेटिक टेप है ये चुंबकीय पदार्थ के लेप वाला प्लास्टिक रिबन होता है। मैग्नेटिक टेप एक चुंबकीय पदार्थ से लेपन किया हुआ एक प्लास्टिक का रिबन होता है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में UTM का क्या मतलब है। तो बात कर रहे हैं UTM के मतलब यानी अर्थ की, और यहाँ पे हमारा आंसर है एकीकृत खतरा प्रबंधन। एकीकृत खतरा प्रबंधन ये UTM का अर्थ है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 में NGFW का क्या मतलब है। तो बात कर रहे हैं NGFW का मतलब, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी अगली पीढ़ी फायरवॉल। NGFW का अर्थ है अगली पीढ़ी फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करने के लिए धन्यवाद।